नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम उपन्यास कर्मभूमि के भाग 6 का वाचन करेंगे। अमरकांत ने अपने जीवन में माता का स्नेह और सुख ना जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वो बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर सुखद स्मृतियों का शेष था। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया था। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर देवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता रहता और माता उसे पकड़ पकड़ कर उसके आगे मेवे और मिठाइयां रख देती। उसे इनकार ना करते बनता। ये देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है, कभी कुछ पका रही है, उसे खिला खिला कर कितना प्रसन्न होती है, तो उसके हृदय को और भी उसके प्रति श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती। कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहां उनके इसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाह जोड़ती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वहीं करता। वह मात्र स्नेह में उसे तृप्ति ही नहीं होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्राय दिन भर रेणुका के ही यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता में अब उसे उतना भय ना रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें रोज उसे 20-10 रुपए दे ही देती। उसके सप्रेम आगे के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5 ही 6 महीने में विलासिता का द्रोही, सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईस ज्यादा बन बैठा। रईस दादों के भावों और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निर्दम और स्वार्थी। उसकी जेब में 20-10 रुपए तो हमेशा ही पड़े रहते। खुद खाता और मित्रों को भी खिलाता। एक ही जगह दो खर्च करता। वह अध्ययनशीलता जाती रही। चार ताश और चौसर से ज्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया था। वहां उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी ना थी, अभ्यास से और भी परामार्जित हो गई। दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य में भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उससे पढ़वा कर सुनती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने के अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासन मंडल की कोई अनैतिक देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उद्यान के लिए उद्योग कर रही थी, उनके लिए उसे सहानुभूति हो गई थी। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसने कार्यक्रम में भाग लेना भी शुरू कर दिया। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की ओर जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उनके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संस्था संध्या समय लौटने बनी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी ज्यादा निराशाजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वो जो 4-5 मल्लाहों का घर थे, उनमें से लोहे के 1-2 बर्तनों के सिवाय कुछ भी नहीं था। मैं समझता था कि देहातियों के पास तो अनाज की बखारें भरी होंगी, लेकिन यहाँ तो किसी के घर में भी अनाज के मटके तक नहीं मिले। शांति कुमार बोले, भी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बखारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2 या 4 से ज्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गांव में एक भी ऐसा किसान नहीं मिला और महाजन और अगले गरीबों का एक खून चूसते मिले। मैं तो कहता हूँ उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुरा के कहा, दया और धर्म बहुत दिनों परीक्षा हुई और ये दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय, शिक्षा और परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की रही होगी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नजर में अंग्रेजी मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थीं और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके लाए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय, सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर ना चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते थे, पर गुप्त रूप से, खुले मैदान में ना आते थे। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की भी दवा ना ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ भी बचा था घर में सब नीलाम करा लिया। बैल तक बिकवा दिए बेचारे के। ऐसे अन्यायी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर छिथड़े तक ना थे। उसकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पे गिर पड़ी। मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था यार। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग को अंधेरे से कर दिया था। सड़क के दाहिने बाएं
नीचे उगे थे अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर दो एक मजूर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्रियां पुरुष सशंकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए। सब के सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कनफुसिया कर रहे थे। अरहर की मेड़ पर दो गोरे सैनिक हाथ में बैंत लिए अकड़े खड़े थे। छात्र मंडी और कुतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है, तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत की चित्कार सुनाई पड़ी। छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ, नहीं तो हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकलना था कि शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूसा मारा। सैनिक ने मुंह पर घूसा पड़ा तो तिलमिला उठा, पर वो भी था घूसेबाज। मजा हुआ। घूसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक उस कोरे के सिर पर जमाई। वो चौंधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर वह इन दोनों के युवकों पे भारी पड़ रहा था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। एक के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गोरा बाहर आया। डॉक्टर शांति कुमार संभल कर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर को संभालने लगे। वह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे। सबके प्राण नहों में समाये हुए थे। मजदूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनका खून भी खौल उठा। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। सब के सब अपनी लकड़ियां संभालकर घोड़ों पर दौड़े। घोड़े ने रिवॉल्वर दागी, पर निशाना खाली गया। उसने पहले की वह तीसरी गोली चलाई। उस पर डंडों की बारिश होने लगी। इस क्षण वह आहत होकर गिर पड़ा। ये हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांग में था। सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे। घाव का खून बंद किया और पट्टी बांध दी। उसी वक्त वहां पर युवती खेत से निकलकर मुंह छिपाए लंगड़ाती, कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अब लालज्जा वह किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इसके तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा। उसकी तो जो चीज गई वह गई। वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे? सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है? सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा, फिर स्टिक संभालकर तीनों को पीटने लगा। ऐसे जान पड़ता था कि उन्मत्त हो गया है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम? इससे क्या फायदा? ये इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुए को और भी गिराया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसी जुर्रत ना हो। फिर मजूरों की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ ना हो सका? तुमने इतनी गैरत भी नहीं अपनी बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत कर सको? समझते होगे कौन हमारी बहू बेटी? इस देश की जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माएँ हैं सब तुम्हारी माएँ हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ये अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े होकर ताकते रहे। क्यों? सबके सब जाकर मर क्यों नहीं गए? सहसा उसे ख्याल आ गया कि वह आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने की अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है। वह चुप हो गया और कुछ लज्जित भी हुआ। समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगाई गई। शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया। गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा, और उन 3 आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे? सलीम ने मस्तक सिकोड़ के कहा, हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं है। मेरा तो जी चाहता है उन्हें देखकर कफन कर दूं। आखिर डॉक्टर साहब के बहुत समझाने बुझाने पर सलीम राजी हुआ। तो गोरे भी गाड़ी पे लादे गए और गाड़ी चली। सबके सब मजूर अपराधियों की भांति सिर झुकाए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन भी मिल गया। उन लोगों ने गोरों को वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर घर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम दो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला फतेह करके आया हो और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए।
उसकी गाड़ी खींचे, उसको जुलूस निकाले। किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ रहा। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी ना भरेगी। वह मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इन टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों आई कि ये गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं? इनका इतना साहस कैसे हुआ? इसलिए कि भारत पराधीन है? ये लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों में उनका आतंक छाया हुआ है। वह तो अनर्थ चाहे करे, कोई छू भी ना कर सकता। ये आतंक दूर करना होगा, इस पराधीनता की जंजीरों को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए तरह तरह के मंसूबे बांध लेगा, जिनमें यौवन का उन्माद भी था, लड़कपन की उग्रता भी थी और कच्ची उम्र की बहक भी। धन्यवाद सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास बहुत पसंद आए और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहें तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर करें।